लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। अरे जलते हुए चिरागों ने कहा है चलती हुई आंधियों से कि उजाला करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार सुखी होगा और अपनी सफलता के लिए पूरी कोशिशें कर रहा होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सेकंड सेमेस्टर के लिए सारथी लॉन्च कर दिया गया है, तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो सारथी ज्वाइन कर चुके हैं, सारथी के साथ जुड़ चुके हैं और वो अपने युद्ध के अभ्यास में लग गए हैं। जो युद्ध हमारा सेकेंड सेमेस्टर में होने वाला है उस युद्ध के अभ्यास में, युद्धाभ्यास में लग गए हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक आराम फरमा रहे हैं, जो लोग केवल यूट्यूब के सहारे बैठे हैं कि सर आएंगे, सारे एमसीक्यूज़ करवा देंगे और वहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो लेट मी टेल यू, ये पॉसिबल नहीं है कि इस बार हम सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ यूट्यूब पे करा सकें, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए कुछ फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। पिछली बार हमारे टीम के सारे मेंबर्स ने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, केवल आपकी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए काम किया और आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। हर बार इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कम से कम उसको एटलीस्ट जितना वो एफर्ट्स दे रहे हैं उसका आधा भी तो उनको कुछ कंपनसेट किया जाए, उनको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन दिया जाए। आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया गिव एंड टेक के रूल पे चलती है। तो यदि आप किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, तो आप उसको कुछ देना भी सीखिए। और एक और चीज़, यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोज़ में अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी आती है, तो आप थैंक्स बटन पर क्लिक करके अपना थैंक्स दे सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट एक दे सकते हैं हमारे टारगेट सेमेस्टर के परिवार को। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थर्ड पार्ट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपका दोस्त, आपका सारथी जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, गो एंड जस्ट ज्वाइन द सारथी और देखो कितना मज़ा आता है सारथी के साथ जुड़ने में और सारथी के साथ पढ़ाई करने में। और यदि आप आज से लग जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब आपका नंबर 10 में से 9 CGPA 9.5 CGPA तक आ सकता है। देयर इज़ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। यदि आप सारथी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 40 के 40 क्वेश्चन जो एंड टर्म में आएंगे वो छपे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। इतने कंटेंट्स हम आपको दे रहे हैं, वो कंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता है, उसके लिए हमको कुछ कंस्टेंट्स हैं। इसीलिए आपको बस 199 रुपये का पेमेंट करना है और आपको इतना कीमती सारथी मिल रहा है ओनली इन 199। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का दायरा कितना है, अकाउंटिंग का स्कोप कितना है। सो द एक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, यानी जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। और अकाउंटिंग का जो दायरा है वो जाहिर सी बात है बुक कीपिंग से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अकाउंटिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है एंड बुक कीपिंग इज़ अ नैरोअर कंसेप्ट। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, वीडियोस में कल डाउट सॉल्विंग सेशन भी हुआ था परसों, उसमें भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर बताइए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। बुक कीपिंग में केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, बाकी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। यानी ट्रांजैक्शंस के केवल रिकॉर्डिंग तक की बात करें तो वो बुक कीपिंग की जिम्मेदारी है, और ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने की बात करें, ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करने की बात करें, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग में होता है। तो स्कोप क्या है अकाउंटिंग का? द फर्स्ट वन इज दैट टू टेस्ट एंड वेरीफाई द एंट्रीज इन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में जो बुक कीपिंग की एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, जो बुक कीपिंग की एंट्रीज रिकॉर्ड की गई हैं, अकाउंटिंग में उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको टेस्ट किया जाता है कि क्या जो रिकॉर्डिंग हुई है किताबों में, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, द रिकॉर्डिंग्स आर करेक्ट और नॉट। यदि वो रिकॉर्डिंग्स करेक्ट नहीं है तो उनके एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वही अकाउंटिंग में किया जाता है। देखा जाता है, आकलन किया जाता है कि बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए थे, क्या वो ट्रांजेक्शन्स सही हैं, उनको वेरीफाई किया जाता है। दूसरा, टू टेस्ट द टोटल एंड बैलेंसेज ऑफ लेजर। जो आपका लेजर होता है, लेजर, यू नो लेजर,
लेजर मतलब अलग अलग अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन्स के लिए। जैसे सेल्स का सेल्स अकाउंट बनता है, कैश का कैश अकाउंट बनता है, परचेज का परचेज अकाउंट बनता है, बिल्स पेबल का बिल्स पेबल अकाउंट बनता है, यानी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के अलग अलग अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग में लेजर के बैलेंसेस को भी टेस्ट करते हैं, भी देखते हैं कि क्या जो लेजर का बैलेंस आया है वो सही है कि गलत है। तीसरी चीज़, टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द लेजर। आपको पता है कि लेजर जो होता है उससे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस में सारे लेजर के बैलेंसेस को रखा जाता है। इतनी बेसिक चीज़ तो आपको पता होगी, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, क्लास 11-12 में उन्होंने कॉमर्स पढ़ा होगा। बाकी जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से होंगे उन्होंने अपना स्ट्रीम चेंज करके बीकॉम अभी करने का डिसाइड किया है, उनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। बट लेट मी टेल यू, अभी हम लोग आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पूरा अकाउंटिंग ब्रॉडर वे में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो जो आपके लेजर होते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंसेस को बनाने में आपका अकाउंटिंग मदद करता है। टू डिस्क्लोज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी कभी कभी ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन होता है जो ट्रांजेक्शन हमने बुक पे तो रिकॉर्ड कर दिया है, लेकिन उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ और भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं जो उसमें एडजस्ट करने की आवश्यकता है। जैसे हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी 1 लाख रुपए, लेकिन अभी भी 500 रुपये एक वर्कर के बाकी हैं, एक एम्प्लॉय के 500 रुपये भी बाकी हैं। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा और हमको दिखाना पड़ेगा कि टोटल सैलरी हमने पे किया 1 लाख रुपए, लेकिन कायदे से हमको 1,500,000 पे करना चाहिए था, जिसमें से 500 अभी भी बकाया है। तो एडजस्टमेंट को भी डिस्क्लोज करने में अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, तो उसमें भी आपकी अकाउंटिंग मदद करता है। अकाउंटिंग का इतना बड़ा दायरा है कि अकाउंटिंग बुक कीपिंग के ट्रांजेक्शन्स को पहले वेरीफाई करता है, फिर उससे लेजर बनाता है, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंसेस बनाता है, ट्रायल बैलेंसेस के बाद उसमें एडजस्टमेंट होते हैं ट्रांजेक्शन्स में, और ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, एंड फाइनली इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के बाद यदि अभी भी कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों को पहचान के उनको ख़त्म किया जाता है। सो 6th वन इज़ टू रेक्टिफाई एरर्स, यानी एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना, एरर्स को करेक्ट करना, उनको सही करने की जिम्मेदारी भी अकाउंटिंग की है। टू फाइंड आउट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब केवल फाइनल अकाउंट बनाना सफिशेंट नहीं है, जैसे आपके लिए केवल पढ़ना सफिशेंट नहीं है, आपकी पढ़ाई कैसी हुई थी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कितना आया है। वो अलग बात है कि आप लोग कहते हैं सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट डेफिनेटली अ सिंगल सीट ऑफ पेपर डिटरमाइंस दैट हाउ यू आर सीरियस फॉर योर स्टडीज़। आप कितने सीरियस अपने स्टडीज़ के लिए, वो सिंगल सीट ऑफ पेपर बताता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर्स आपके साथ जाती करते हैं, लेकिन नॉर्मली तो सही रहता है सब कुछ। तो केवल फाइनल अकाउंट्स बनाना ज़रूरी नहीं है, फाइनल अकाउंट्स बनाना सफिशेंट नहीं है। वैसे ही जैसे आपके जीवन में केवल पढ़ाई करना सफिशेंट नहीं है, पढ़ाई करने के बाद उसका आउटपुट भी निकलना चाहिए, उसका रिजल्ट भी निकलना चाहिए। अब हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में हम 2 घंटे की चीज़ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और एक बच्चा है जो केवल आधे घंटे पढ़ता है और वो हमारे 12 घंटे के बराबर पढ़ लेता है। तो एफिशिएंसी मैटर्स, योर आउटपुट मैटर्स। तो उसी प्रकार से फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद फाइनल अकाउंट को इंटरप्रेट करना होता है, उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकालने होते हैं कि हमारे फाइनल अकाउंट को बनाने के बाद हमको कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम निकालेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ या फिर हमारे बिजनेस में नेट लॉस हुआ, हमारे बिजनेस के पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितने हैं, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे बैलेंस शीट की मदद से। सो दिस इज़ द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। एक बार आप लोग रीड कर सकते हैं। टू टेस्ट एंड वेरीफाई द एंट्रीज इन बुक कीपिंग, to test and total balances of ledger, to prepare trial balances from the ledger, to disclose adjustment, to prepare final accounts, that is manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet, to rectify errors and to find out conclusions on the basis of analysis of financial statements. So this is the scope of accounting. आगे हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने से फ़ायदे क्या क्या हैं। हर एक चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अकाउंटिंग के भी यदि कुछ फ़ायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग इज दैट इट
कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आपके बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, आपके बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, सबका कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है आपका अकाउंटिंग। यानी पूर्णतः और सुव्यवस्थित क्रम में, पूर्ण और सुव्यवस्थित क्रम में आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का रिकॉर्ड अकाउंटिंग रखता है। सो कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस द अकाउंटिंग कीप्स, दैट्स वाई इट इज़ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की मदद से हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शंस का कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख पाते हैं। दूसरी चीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमने पढ़े थे अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेज होते हैं, अभी आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले भी हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेज होते हैं। जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सब हम लोग पढ़े थे। उसमें से एक कंसेप्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या कहता है, हमने आपको बताया था कि किसी भी गुड्स का या फिर किसी भी सर्विस का कितना पैसा लगा उसको बनाने में, कितना कॉस्ट लगा, कितना खर्चा लगा उस गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, वो डिटरमाइन करता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही तो पार्ट है, अकाउंटिंग का ही तो ब्रांच है। तो दूसरा इसमें कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल लिया कि उस प्रोडक्ट को बनाने में यदि 5 रुपये लगा है, तो उसमें हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते हैं कि पर प्रोडक्ट हम 3 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। तो 5 3 8, और 5 रुपये तो बनाने में लगा और 3 रुपये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो गया, दोनों को जोड़ के बन गया हमारा सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब ये सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने में मदद कौन कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग ही तो है वो भी। तो अकाउंटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपके गुड्स एंड सर्विसेज का सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करने में आपकी अकाउंटिंग मदद करता है। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस की वैल्यू कितनी है, आपके बिजनेस की वर्थ कितनी है, उसको भी वैल्यू किया जा सकता है अकाउंटिंग की मदद से। आपको पता है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं और कंपनी सेक्रेटरीज भी जो होते हैं, वो वैल्यूअर होते हैं। वैल्यूअर मतलब आपके बिजनेस का कितना वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम वैल्यूएशन कहते हैं। आपने शायद सुना होगा कहीं ना कहीं, आप शार्क टैंक इंडिया यदि आप देखते होंगे, शार्क टैंक इंडिया, तो उसमें आपने देखा होगा कि वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है बिजनेस का, वो सब डिस्कस करते हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो आपके बिजनेस का वैल्यूएशन भी निकाला जा सकता है अकाउंटिंग की मदद से। हेल्प्स इन रेजिंग लोन्स। अकाउंटिंग यदि आपने अपने बिजनेस में सही से किया है तो आप बिजनेस के पास, अपने बैंक के पास जाएंगे और बैंक से यदि आप लोन डिमांड करेंगे तो लोन भी आपको मिल सकता है अकाउंटिंग की मदद से। आपको पता है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? वो वही ऑडिट ही तो करता है कि क्या ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत है, और उस सिग्नेचर के बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है। सोचिए कितनी वैल्यू है एक सीए के सिग्नेचर की। अगला है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो अकाउंटिंग है वो आप एक सबूत के तौर भी यूज़ कर सकते हैं कोर्ट में। जैसे मान लीजिए आपके बिजनेस के खिलाफ कोई ट्रांजेक्शन्स, कोई व्यक्ति है सूट फाइल कर दिया, कोई केस फाइल कर दिया और आपको कोर्ट में जाना है और उसने कहा कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत ट्रांजेक्शन्स दिखाए हैं, आपने स्मगलिंग किया है या फिर कुछ भी किया है, तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखा सकते हैं और वो एक सबूत के तौर पे काम करेगा कि देखिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये गलत बोल रहा है। अगर हमारे पास ये सबूत ना होता तब तो वो सही साबित हो जाता। अगर उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस होता और हमारे पास ये एविडेंस ना होता, हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, तो ये फ़ायदा हमारे पास नहीं होता। तो ये भी एक फ़ायदा है हमारे अकाउंटिंग को करने का कि ये अकाउंटिंग में जो भी आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो एक सबूत के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं यदि आपके बिजनेस के खिलाफ किसी कोर्ट में केस फाइल किया गया है तो। हेल्प्स इन कंप्लायंस ऑफ लॉ। आपको पता है हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। हमारे देश में कंपनीज एक्ट 2013 है, हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे देश में सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। इन सारे रेगुलेशंस को आपको कंप्लाई करना होता है। कंप्लाई करना मतलब इन सारे रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना होता है। यदि आप इन सारे रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन विड्रॉ किया जा सकता है, आपके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। अब अकाउंटिंग इसमें भी हमारी मदद करता है। अकाउंटिंग यदि जब हम करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं उसके हिसाब से हम अकाउंटिंग करते हैं। यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने बिजनेस में अकाउंटिंग ना करें, बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेसेस के लिए तो अकाउंटिंग कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो कंपनियां हैं स्पेशली उनके लिए अगर आप नहीं करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग, तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं।
तो ये लॉ के कंप्लायंस में भी मदद करता है, लॉ को फॉलो करने में भी मदद करता है हमारी अकाउंटिंग। इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। देखिए जीवन में तुलना बड़ा ज़रूरी होता है। आप अपने दोस्त से अपनी तुलना करते हैं, आप अपने क्लास के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से अपनी तुलना करते हैं और ये आकलन करते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कितने पानी में हैं। भाई आप कर रहे हैं तो बिजनेसेस को भी तो करना होता है कि हम, अगर मान लीजिए आपके हमारे देश में आपको पता होगा 3-4 बहुत मशहूर कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, टाटा और अडानी। अभी तो खैर अडानी काफ़ी नीचे आ चुका है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो अडानी के विषय में भी डिटेल लेक्चर बता दिया जाएगा, क्यों ऐसा हुआ, कंपनी क्यों गिर गई नीचे, उसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। इतना एक्सप्लेन करने के लिए इस वीडियो में टाइम नहीं है। तो ये 4 बिजनेसेस हैं, तो इनको भी तो इच्छा होती होगी कि हम तुलना करें कि रिलायंस आगे है कि टाटा आगे है कि अडानी आगे है। अब ये तुलना कैसे करेंगे? तुलना करेंगे अकाउंटिंग के बेसिस पे, अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे। वो सबसे पहले निकालेंगे कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ है, टाटा का प्रॉफिट 2 लाख करोड़ है और अडानी का प्रॉफिट 4 लाख करोड़ है। अब कायदे से क्या होगा? आप लोग तो सोचेंगे भाई अडानी बहुत आगे है, लेकिन केवल प्रॉफिट कंपैरिजन का एक मायना नहीं होता है। प्रॉफिट के साथ साथ आपके बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। आपको पता है कि गौतम अडानी की जो कंपनी थी उसका जो डेट इक्विटी रेशियो था उतना ज़्यादा था, मतलब गौतम अडानी साहब ने इतना ज़्यादा लोन लिया था हमारे देश के बैंक से। अभी आप देखेंगे हमारे देश के कई सारे बैंक्स बर्बाद हो सकते हैं, जब से गिरी है इनकी कंपनी तो बहुत संभावनाएं हैं कि हमारे देश के बहुत सारे बैंक्स डूब सकते हैं। तो अब उन्होंने उतना ज़्यादा डेट इक्विटी लिया, डेट इक्विटी रेशियो उनका उतना ज़्यादा था, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लिया था। तो क्या केवल प्रॉफिट मेजर हो सकता है इन दोनों के बीच में तुलना करने का? नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ आपके बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितने हैं ये भी हम मेजर कर सकते हैं, ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि अडानी आगे है कि मुकेश अंबानी आगे हैं कि रतन टाटा आगे हैं। अब ये करने के लिए मदद हमारी करता है अकाउंटिंग। अब इसमें 2 टर्म्स हैं, इंटर फर्म कंपेरिजन और इंट्रा फर्म कंपेरिजन। हम 2 प्रकार से तुलना करते हैं। या तो हम अपने बिजनेस की तुलना किसी दूसरे बिजनेस से कर सकते हैं, हम अपने कंपनी की तुलना दूसरे कंपनी से कर सकते हैं। जब हम अपने कंपनी की तुलना दूसरे कंपनी से करते हैं, जब हम अपने कंपनी की तुलना दूसरे कंपनी से करते हैं तो इसको हम इंटर फर्म कंपेरिजन कहते हैं। ध्यान से, इसको हम इंटर फर्म कंपेरिजन, इसलिए जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है अगर आप अपने बिजनेस की तुलना दूसरे बिजनेस से करते हैं तो उसको हम इंटर फर्म कंपेरिजन कहते हैं। और यदि आप अपने बिजनेस की तुलना अपने ही बिजनेस से करते हैं, अब आप कह रहे हैं अपने बिजनेस की तुलना अपने बिजनेस से कैसे करेंगे? तो उसको करने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है, हर साल आपके बिजनेस में अकाउंटिंग होता है, तो आपका बिजनेस मान लीजिए 2004 से चल रहा है और इस समय 2023 है। आपको कंपेयर करना है कि हमारे बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट हम 2004 में कमा रहे थे, क्या वही प्रॉफिट हम 2023 में भी कमा रहे हैं कि कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप कंपेयर करेंगे कि 2022 में हमारा कितना प्रॉफिट था, फिर आप देखेंगे कि 2021 में हमारा कितना प्रॉफिट था, और ऐसे अपने बिजनेस का कंपैरिजन अपने बिजनेस के अलग अलग ईयर से करेंगे कि यदि हम इस ईयर में इतना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो उसके पिछले वाले ईयर में कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। तो उसको हम कहते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। आप अपने बिजनेस के अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेट मी रिपीट वंस अगेन, आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में आपने बनाए हैं उनमें आप तुलना कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब आप अपने बिजनेस की तुलना दूसरे बिजनेस से कर रहे हैं, आप अपने कंपनी की तुलना दूसरे कंपनी से कर रहे हैं, वो इंटर फर्म कंपैरिजन हो गया। और इंटर फर्म कंपैरिजन में आप अपने बिजनेस की तुलना अपने बिजनेस के डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रहे हैं। यानी आप अपने बिजनेस की तुलना 2022 के अकाउंटिंग पीरियड से 2022 के अकाउंटिंग पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उस साल के प्रॉफिट से 2023 के प्रॉफिट से तुलना कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और पिछली बार एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बना भी था इसी टॉपिक से, इंटर फर्म कंपैरिजन और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इंटर आए तो इंटर का मतलब 2 चीज़ों के बीच की बात की जा रही है, और इंट्रा मतलब एक ही चीज़ की बात की जा रही है, एक ही चीज़ से उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, अगला है फैसिलिटेट्स ऑडिट। ऑडिट मतलब होता है चेक। आपको पता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल ऑडिट करने का अधिकार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला हुआ है। कॉस्ट ऑडिट करने का अधिकार कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को मिला हुआ है,
और सेक्रेटरियल ऑडिट करने का अधिकार कंपनी सेक्रेटरीज को मिला हुआ है। अब आपके बिजनेस में जो काम है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अपने बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, उन काम को, उन अकाउंटिंग को करते समय आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, डिफरेंट लॉज को, डिफरेंट रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं कि नहीं। यदि आप उन सारे रेगुलेशंस को, उन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ऐसे नहीं कर रहे हैं देन इट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर यू। तो आपका जो भी ऑडिटर होगा, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका कंपनी सेक्रेटरी या फिर आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो आएगा, ऑडिट करेगा और आपकी खटिया खड़ी कर सकता है। तो अकाउंटिंग यदि आपने किया है तो आपके बिजनेस का ऑडिट भी अच्छे से किया जा सकता है। तो दिस इज फैसिलिटेट्स ऑडिट। अगला है इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपको हमने एक और चीज़ पढ़ाया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट की भी अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की नहीं, अकाउंटिंग आपके मैनेजमेंट की भी की जाती है कि मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शंस लिए जाते हैं कंपनी के द्वारा। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपका मैनेजमेंट प्रभावशाली रहता है। आपका मैनेजमेंट प्रभावशाली तभी रहेगा जब आप अपने मैनेजमेंट के काम का आकलन करेंगे और उनको अप्रिसिएट करेंगे या फिर उनको वार्निंग देंगे कि आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो आपके कंपनी का मैनेजमेंट भी अच्छा रहता है जब आपके कंपनी में अच्छे से अकाउंटिंग की जाती है। तो दिस आर 9 एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे एक क्वेश्चन 100% बन सकता है मिड टर्म में कि आप 5 एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करिए। तो 5 इसमें से कोई भी आप याद कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो कहूँगा कि आप 9 भी याद कर ले। याद क्या करना है, बस छोटे छोटे हेडिंग्स हैं और बहुत लॉजिकल हेडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन तो हमने काफ़ी किया ही, आप इन्हीं एक्सप्लेनेशंस के साथ एग्ज़ाम में जाइए और अपनी भाषा में एक्सप्लेन करिए। कोई भी बच्चा इस चीज़ के फेरा में ना रहे कि हमको सारे के सारे कंसेप्ट्स रट के जाने हैं। रटी हुई चीज़ बहुत जल्दी भूल जाती है आपको, ठीक है। तो रटिए नहीं, समझिए, और भगवान ने आपको अपनी भाषा दी है, अपना दिमाग, अपना विवेक दिया है, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने एडवांटेजेस और स्कोप की बात की, अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग्स, उसके बाद से मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हम नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर थोड़ा कम ही लेंथ रखा जाए वीडियो का, ठीक है, आपके हिसाब से ही चला जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग करने का? तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानें। क्या जानें? आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानें। आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपके बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है, आप ये जानें। देखिए नीचे लिखा हुआ है टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। कायदे से इसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया। तो सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग करने का? अकाउंटिंग करने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है, ये जानें। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू नो द वर्थ ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। एक विशेष तारीख पे आपके बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, आप ये जानें, ठीक है। टू नो अबाउट द प्रोग्रेस और डाउनफॉल ऑफ बिजनेस, जैसे हमने आपको बताया इंट्रा फर्म कंपेरिजन। आप देखते हैं कि आपके बिजनेस में प्रगति हो रही है कि आपके बिजनेस में अवन्नति हो रही है, दुर्गति हो रही है। तो आपके बिजनेस का सक्सेस, आपके बिजनेस का प्रोग्रेस और आपके बिजनेस का डाउनफॉल भी आपका अकाउंटिंग बताता है। टू नो एज टू व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और व्हाट अमाउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्टेन पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखिए ये भी बेहद ज़रूरी होता है कि हम ये जानें कि किस व्यक्ति से हमको कितना पैसा लेना है और किस व्यक्ति को हमको कितना पैसा देना है। किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है और किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, ये कैसे जानेंगे? जब हम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग रखेंगे, और रिकॉर्डिंग रखेंगे तो फिर अकाउंटिंग तो आ ही जाएगा। तो अकाउंटिंग इसलिए भी किया जाता है ताकि हम ये जान सके कि किस व्यक्ति को हमको कितना पेमेंट करना है और किस व्यक्ति से हमको कितना पेमेंट रिसीव करना है। In the case of the companies to comply with the provisions of Companies Act 1956, as under this act, it is necessary for the companies to maintain accounting record. अब देखिए अभी तो आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट 1956 को रिपील कर दिया गया है और इस समय कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है, आप सभी को पता होगा। तो कंपनीज के लिए ये भी बेहद ज़रूरी होता है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करें, और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए अकाउंटिंग करने का एक नज़रिया, अकाउंटिंग करने का एक तरीका बताया गया है। कंपनी एक्ट 2013 के अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग सेक्शंस हैं उसमें, तो उस हिसाब से आप अकाउंटिंग करें।
दिस आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को जानें, आप अपने बिजनेस के एसेट लायबिलिटीज़ को जानें, आप अपने बिजनेस के प्रोग्रेस और डाउनफॉल को जानें, आप अपने बिजनेस में ये जानें कि किसको कितना पैसा देना है और किससे कितना पैसा लेना है, और आप ये भी जानें कि आप अपने बिजनेस में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या वो काम, वो अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। So these are the objectives of accounting: to know the worth of assets and liabilities of the business, to know profit or loss of the business, to know about the progress or downfall of the business, to know as to what amount is to be paid to a particular person or what amount is to be received from a certain person on a particular date. In the case of companies, to comply with the provisions of the Companies Act 1956, that is 2013. As under this act, it is necessary for the companies to maintain accounting record. तो एक बार मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तो रीड करने वाले नहीं हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक टॉपिक को जब पढ़ाया जाए तो इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाया जाए कि आपको वो टॉपिक वहीं क्लियर हो जाए और दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। उसके पहले वाले वीडियो में हमने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की चर्चा की थी, लेकिन वो जो फंक्शंस थे वो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, वो पारंपरिक कार्य थे अकाउंटिंग के। लेकिन आज समय बदल रहा है, भारत बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, तो अकाउंटिंग भी तो बदलेगा, आप भी बदल रहे हैं। पहले आप कुछ और थे और अब आप कुछ और हैं, तो इसीलिए अकाउंटिंग को भी तो बदलने की आवश्यकता है। मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग यानी ऐसे फंक्शंस जो इमर्जिंग फंक्शंस हैं, जो आज के एज में फंक्शंस अकाउंटिंग के हम लोग रियलाइज करते हैं। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंस्ट्रक्ट करने में, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, उनमें यदि कोई एरर्स हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करने में हमारा अकाउंटिंग हमारी मदद करता है। जैसे हमने आपको बताया कि टू रेक्टिफाई एरर्स, दिस इज़ ऑल्सो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो उसी प्रकार से मॉडर्न फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में एक कंस्ट्रक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो भी एरर्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको सही किया जाए। दूसरा रिकॉर्डिंग फंक्शन। रिकॉर्डिंग फंक्शन बड़ा बेसिक है, आपको पता ही है, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखी जाए, दिस इज़ रिकॉर्डिंग फंक्शन। तीसरा है ऑडिटिव फंक्शन। हमने आपको बताया कि आपके बिजनेस का ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट। इन सारे ऑडिट्स के लिए आपके बिजनेस में सही तरीके से अकाउंटिंग करना ज़रूरी होता है। यदि आप नहीं करते हैं तो फिर आप लीगल एक्शंस के शिकार होते हैं। अगला है इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। अब देखिए, अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था कि केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनल अकाउंट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, लेजर बनाना काफ़ी नहीं होता है। ये भी जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आपके बिजनेस में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। ये जानेंगे कैसे? इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हुए उनसे हम समझेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे बिजनेस के में एसेट्स की लायबिलिटीज़, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी है। इंफॉर्मेटिव फंक्शन। हमने जब आपको पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने आपको बताया था कि अकाउंटिंग में केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, फाइनल अकाउंट बनाना, प्रॉफिट लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, दिस इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। इसके साथ साथ हम जो जानते हैं अपने बिजनेस के बारे में, हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना लॉस इनकर कर रहा है, हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये सूचना हम तक सीमित रहेगी तो ये गलत होगा। ये सूचना हर उस व्यक्ति तक जानी चाहिए जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, सबके पास नहीं। जो व्यक्ति हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जैसे हमारा क्रेडिटर, हमारा लेंडर, हमारी गवर्नमेंट, हमारे कस्टमर्स, ये सब हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तो इसको हम कहते हैं इन्फॉर्मेटिव फंक्शन। इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस के माध्यम से अकाउंटिंग के जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो इंटरेस्टेड यूजर्स तक पहुंचाए जाते हैं। छठवां है लीगल फंक्शन। हमने आपको बताया ही कि अकाउंटिंग में अलग अलग प्रोविजंस हैं। हमारे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, सेबी के प्रोविजंस हैं, कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, उनको आपको कंप्लाई करना होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो लीगल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजरियल फंक्शन, हमने आपको बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हम ये भी देखते हैं कि हमारे कंपनी का मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है या फिर कितना बेकार काम कर रहा है, उसका ऑडिट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से। तो मैनेजरियल फंक्शन भी है अकाउंटिंग। अगला है सोशल फंक्शन। हमने आपको ये भी बात बताई थी कि हम जब बिजनेस करते हैं तो ईच एंड एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम सोसाइटी। हम हर एक चीज़ समाज से ही लेते हैं, चाहे वो एक आदमी जो हमारे बिजनेस में काम कर रहा है वो हो, या फिर हमारे बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है, जो मशीन्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको समाज से ही मिलती हैं।
तो दिस इज़ योर ऑब्लिगेशन टू गिव समथिंग टू सोसाइटी, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारी भारतीय परंपरा में केवल लेना नहीं, लेने के साथ साथ देना भी सिखाया जाता है। ठीक है, एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ से दो। सोशल फंक्शन यानी हमारे बिजनेस का जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी हमको अकाउंटिंग बताता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, हम समझ सकते हैं आपकी समस्या को। काफ़ी मुश्किल होता है कि बीकॉम में इतनी शिद्दत के साथ पढ़ना, 30 मिनट तक एक जगह पे बैठ के। हाँ, इसीलिए हम आपके इस दुख दुविधा को समझते हुए लेक्चर्स जो हैं वो एक वीक में 3-4 ही दे पा रहे हैं। यदि आपके पास दुख दुविधा ना हो, आप शिद्दत से पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि लेक्चर्स हमें रोज़ चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि लेक्चर्स हमें रोज़ चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टारगेट सेमेस्टर के इस परिवार को बड़ा बनाने के लिए आप लोग निरंतर मेहनत कर रहे हैं। बहुत खुशी होती है हमें कि आपके माध्यम से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से आप समर्थन देते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए कि सारथी आ चुका है, सारथी तहलका मचा रहा है। कहाँ सोए हैं आप? आइए, जस्ट जॉइन द सारथी एंड एंजॉय द वॉर ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।